हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल फिट और फाइन होंगे और अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर कोड 109 का हिंदी का सेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। मृत्यु को उन्मुख, देखिए मृत्यु को उन्मुख, मृत्योन्मुख, मृत्युन्मुख, मृतामुख या मृत्युन्मुख। तो मृत्यु को उन्मुख के लिए जो सही सामासिक पद है वो है ऑप्शन ए, मृत्योन्मुख, अर्थात मृत्यु को उन्मुख। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नास्तिक में कौन सा समास है। देखिए नास्तिक में 4 ऑप्शंस हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नास्तिक का अर्थ क्या होता है। नास्तिक से तात्पर्य है जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर न का जो है एक तरह से भाव है, नकारात्मक भाव है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, और तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, मैंने आपको पिछले डिस्कशन जब हमने क्लासेस ली थी तब बताया था कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद है वो प्रधान होता है और इसमें नास्तिक और ये जो नकारात्मक भाव है, इससे तात्पर्य क्या है कि तत्पुरुष समास का भी एक प्रकार है जो कि नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे यदि आपसे किसी प्रश्न में इतने डिटेल में पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो यहाँ तक भी हमारा उत्तर सफिशियंट है। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है तत्पुरुष समास। नास्तिक में तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। अब देखिए व्यर्थ में आपसे संधि पूछी गई है। ठीक है, व्यर्थ की सबसे पहले हम संधि करके देखते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि किन वर्णों से संधि हुई है व्यर्थ में। सबसे पहले बात करें यदि हम संधि की, तो व्यर्थ में यण संधि है। ठीक है, और वी प्लस अर्थ अर्थात व्यर्थ, छोटी ई और अ, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वी प्लस अर्थ होता है, ये वाला वी होता है, छोटी ई वाला वी प्लस अर्थ। तो जब छोटी ई और ए का मेल होता है तो उससे बनता है यण संधि के उदाहरण में उससे बनता है य। ठीक है, इसीलिए बना है व्यर्थ, क्योंकि ये देखिए वी पर ये जो ई है वो स्वर को बताता है, ये स्वर है इसमें। ठीक है, और मेल किसका हो रहा है, अ का। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए हैं, य। अब जो शब्द बन के सामने आया है वो क्या आया है, देखिए व पर से जो स्वर है वो हट चुका है। ठीक है, तो अब वो पूर्ण तो रहा नहीं है, तो वो आधा व में परिवर्तित हो जाएगा व, और ई और ए के मेल से बन गया है य। और अब बचा क्या हमारे पास, व्यर्थ। ठीक है, तो इस तरह बना है व्यर्थ, जो कि यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। आपको दीर्घ संधि पहचाननी है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, सूर्योदय, महर्षि, देवेंद्र या दैत्यारी। अब देखिए दीर्घ संधि का सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैत्यारी इसका उदाहरण है, दैत्य प्लस अरि। ठीक है, दैत्य और अरि के मेल से बना है दैत्यारी। और देखिए यह जो है इसमें अ स्वर है, तो अ प्लस ए, इससे क्या बन गया है, आ। तो ये शब्द क्या बन के आया सामने, दैत्यारी, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, महर्षि महा प्लस ऋषि, और देवेंद्र देव प्लस इंद्र, ये तीनों गुण संधि के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। अब देखिए संधि शब्द की बात हो रही है और आपसे गलत पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। दक्षिण प्लस अयन, दक्षिण आयन, बिल्कुल सही है ये तो।
वात प्लस आयन वातायन, ये भी सही है। और कृष्ण प्लस आयन कृष्णायन, ये भी सही है। उत्तर प्लस आयन उत्तरायन, ये गलत हो जाता है। देखिए उत्तरायण नहीं होगा, उत्तरायण होगा। ठीक है, उत्तरायण। देखिए जब ये जो धन का निशान है, इससे पहले यदि र आता है तो वो अण में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है राम प्लस आयन। ठीक है, राम प्लस आयन, और इससे बनने वाला शब्द क्या होगा? रामायण। अब देखिए यहाँ पर भी न जो है वो अण में परिवर्तित हो गया है, ये संधि का नियम होता है। देखिए अण परिवर्तित हो गया है, ये न परिवर्तित हो गए है अण में, क्योंकि यहाँ पर भी र का स्वर है। ठीक है, र के साथ स्वर की मतलब र है यहाँ पे, इसलिए परिवर्तित हो गया है न अण में। वो ही यहाँ पर हुआ है, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उत्तरायण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। देखिए अप्रत्याशित में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ठीक है, आपको इस अप्रत्याशित शब्द को अच्छी तरह से पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो शब्द है क्या, उसमें कौन से उपसर्ग हैं, क्या उसमें प्रत्यय भी है, और फिर क्या बचता है। जो एक ऐसा शब्द बचता है जो कि सार्थक शब्द है, वही होता है मूल शब्द। जो उपसर्ग और प्रत्यय को हटाने के बाद जो शब्द बचता है वो कहलाता है मूल शब्द। ठीक है, जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा है वो मूल शब्द है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या होगा? आशित होगा, प्रत्याशित होगा, प्रत्यय होगा या आशा होगा। तो देखिए इसमें मूल शब्द होगा आशा, क्योंकि इसमें उपसर्ग भी जुड़े हैं और प्रत्यय भी जुड़ा है। अब हम देखते हैं क्या कौन से उपसर्ग जुड़े हैं। तो देखिए इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है, फिर इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा है, ये दोनों इसमें उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं मूल शब्द की। तो ये है इसमें मूल शब्द आशा, जिसकी हमने अभी बात की है। अ प्रति आशा और अंत में प्रत्यय भी है। ठीक है, इत। यहाँ पे अंत में प्रत्यय भी है, इत प्रत्यय। ठीक है, तो ये बना है अप्रति आशा और इत अप्रत्याशित। मूल शब्द क्या हो गया यहाँ पे? आशा, क्योंकि ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब आपको पहचानना है उपसर्ग नहीं है मतलब 3 शब्दों में उपसर्ग है, एक में नहीं है। आचार, प्रचार, विचार या अचार। अब देखिए आचार और अचार एक जैसे शब्द हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी अचार। देखिए आचार में उपसर्ग है, प्रचार में भी है, विचार में भी है, आ प्र और वी, लेकिन अचार में कोई उपसर्ग नहीं है। अचार एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसमें ये उपसर्ग नहीं है। अगर आचार होता अचार की जगह तो हम बोलते कि जैसा कि इसमें ऑप्शन ए में है, ये आचार है तो ये उपसर्ग है, लेकिन अचार उपसर्ग नहीं है, ये तो संज्ञा शब्द है। ठीक है, अचार क्या है? संज्ञा शब्द है, ना कि उपसर्ग से बना शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? संतानवाची प्रत्यय। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। पुष्पित, हर्षित, पल्लवित नहीं। राघव, कौरव और लाघव, ये भी नहीं है। काश्यप, वासुदेव और पार्थ, ये देखिए ऑप्शन सी इसमें सही है उत्तर। अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। शैव, पार्थिव और गौरव, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी, काश्यप, वासुदेव और पार्थ। देखिए इसमें अप्रत्यय से बना शब्द है ये तीनों ही, और अप्रत्यय कौन सा है? संतानवाची। ठीक है, जिसमें देखिए काश्यप, वासुदेव और पार्थ। वासुदेव कौन है?
कृष्ण है, पार्थ कौन है, अर्जुन है, और काश्यप कौन है, काश्यप एक ऋषि है, ठीक है, जो कि मरीचि जो एक बहुत ही विद्वान हुए हैं उनके पुत्र हैं काश्यप। तो इस तरह से ये जो है वो संतानवाची प्रत्यय के उदाहरण है, अप्रत्यय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। अच्छा, कौन से शब्द कौन से में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं, सुंदरता, मानवता, मित्रता और विवशता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। मानवता में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, मनु प्लस अव और प्लस ता, ठीक है। मनु, मानव नहीं होगा, ये मान नहीं होगा, मनु होगा, मनु, ठीक है। ये मनु क्या हो गया, मूल शब्द, जैसे हमने बात की थी कि उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द के साथ ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो मनु प्लस अव और ता क्या हो गए हैं, मानवता, ठीक है। चलिए, तो इस तरह इसमें दो प्रत्यय हो गए हैं। बात कर लेते हैं अगले। निम्न में से शूद्र तथा गौण का क्रमशः एक एक विपरीतार्थक शब्द है। अब देखिए, क्रमशः पूछा गया है आपसे, मतलब पहले आपको शूद्र का देखना है, उसके बाद आपको गौण का देखना है, ठीक है। तो चलिए, विशाल और श्रेष्ठ, ब्राह्मण, उच्च, विराट और मुख्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, यदि हम बात करें शूद्र की, तो शूद्र का विलोम होता है विराट और गौण का विलोम होता है मुख्य, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, शूद्र, विराट, गौण, मुख्य। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं। वही पूछा गया है, विलोम शब्द पूछे गए हैं। यहाँ भी हमें क्रमशः ही देखना है, ऐसा नहीं है आपको यदि प्रश्न में क्रमशः अगर स्पेशली वहां मेंशन है तो ही आप क्रमशः उत्तर देंगे। यदि वहां नहीं लिखा है क्रमशः, तब भी आपको उत्तर सीक्वेंस में ही देना है। पहले आपको अभ्यास का ही देना पड़ेगा और उसके बाद आप अवनत का विलोम शब्द ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो अभ्यास और अवनत, अनाभ्यास और पतन, अनभ्यास और उन्नत, प्रयास और पतन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, अवनत और पतन तो एक जैसे ही शब्द हो गए हैं, समानार्थी लग रहे हैं, तो हमें पूछा गया है विलोमार्थक। तो देखिए, अभ्यास का जो विलोमार्थक होगा वो होगा अनभ्यास, और अवनत का क्या होता है, अवनत मतलब नीचे गिरना, ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, उन्नत, ऊपर उठना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है, अनभ्यास और उन्नत विलोम शब्द हैं अभ्यास और अवनत के। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अच्छा ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अधित्यका, पर्वतीय भूमि, हिम समतल, या अधित्यका। तो उत्तर क्या होगा इसका, अधित्यका। देखिए, ये दोनों मिलते जुलते से शब्द लग रहे हैं। एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो बहुत ही एक दूसरे, मतलब एक नजर में देखते समझ में ना आए कि कौन सा सही है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अधित्य का इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। और ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है, आरएस में भी पूछा जा चुका है ये 2-3 बार। तो इन प्रश्नों को और अच्छे से देख लीजिए जो पहले किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए शब्द सार्थक नहीं है। जो समान उम्र का हो, हम उम्र, बिना वेतन नहीं होगा, ये वेतन होगा, मिसप्रिंट है, वेतन, ठीक है, बिना वेतन का, अवेतन, जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन, संध्या और रात्रि के बीच की बेला, गोधूली बेला, ठीक है, गोधूली या गोधूली बेला। तो पूछा गया है सार्थक नहीं शब्द कौन सा है, मतलब मिसमैच कौन सा है। तो पहला नहीं है, अब देखिए पहला नहीं है, पता चल गया हमें। अब देखते हैं ऑप्शन ए किस किस में है। तो एक ए में है और सी में है, मतलब ये दोनों हमारे उत्तर नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले की। बिना वेतन का, अवेतन, ये भी गलत है। दो किस में है, इसमें है, तो उत्तर मिल गया हमें, ठीक है। एक और दो जो है वो शब्द सार्थक नहीं है, मतलब इसका जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो हम उम्र नहीं होगा। जो समान उम्र का हो वो कौन होता है, समवयस्क। और बिना वेतन का क्या होता है, अवैतनिक, ठीक है, ना कि अवेतन नहीं होता है। बाकी ये दोनों ठीक है। जो सदा से चला आ रहा है, सनातन है।
संध्या और रात्रि के बीच की बेला गोधूली बेला या गोधूली। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से शिरा और सिरा युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है। शिरा और सिरा क्रमशः ही देखना है, ध्यान रखना है, प्रश्न में नहीं लिखा होगा क्रमशः, आपको क्रमशः ही देखना है। देखिए शिरा का क्या होगा, शिरा क्या होती है, नाड़ी, और सिरा होता है छोर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। शिरा सभी जानते होंगे, जो नसें होती है, नाड़ी शिरा, ठीक है, तो वो शिरा। और सिरा क्या होगा, किसी भी चीज का एक जो पॉइंट है, कोई कोना है, कोई छोर है, तो वो छोर किनारा वो हो गया सिरा। ठीक है, बाकी देखिए सिर या हलुआ, नहीं गलत है, हलुआ या सिर ये भी गलत है, छोर या नाड़ी। अब देखिए छोर और नाड़ी, यहाँ कंफ्यूज कई बच्चे हुए होंगे, स्टूडेंट्स हुए होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्रमशः नहीं है, इसलिए गलत हो गया है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि क्रमशः ही उत्तर देना है इनका, शब्द युग्म का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैसे तो आपने अभी तक इतने टेस्ट दे दिए हैं, ये 9th सॉल्यूशन है, 9 टेस्ट आप दे चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि अब आप ऐसी गलती करेंगे, ना टेस्ट में और ना ही मेन एग्जाम में। फिर भी आपको जो भी लग रहा है कि जो कंफ्यूजन है आपके, या जो भी गलतियां हैं, आप यही कर लीजिए टेस्ट में, यहाँ कोई हार्म नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत ही ध्यान से अपना पेपर देना है। चलिए अगला प्रश्न है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। फिर से सीक्वेंस देखना है, शुरू करते हैं ऑप्शन से। दोनों और निर्भय, भयाकांत और ऊंचा, भयभीत और मोटा, निर्भय या दोनों। तो देखिए उभय या अभय बहुत ही सिंपल है, तो अभय का अर्थ क्या होगा, निर्भय, और उभय का होगा दोनों। ऑप्शन डी ठीक है यहाँ पे। देखिए उभयचर हम बात करते हैं ना, उभयचर जो कि जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो उभय क्यों बोला गया, क्योंकि वो दोनों जगह रहते हैं, थल में भी और जल में भी। ठीक है, तो यहाँ उभय से तात्पर्य है, उभय का अर्थ होता है दोनों, और अभय जो डरे नहीं, जो निर्भय हो। ठीक है, तो निर्भय हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति, प्रतिकृति, आकृति, दुष्कृति या अनुकृति। तो इसका विलोम क्या होगा, दुष्कृति। सुकृति का विलोम होता है दुष्कृति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द है। अब देखिए विलोम शब्द है से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है, अगला शब्द उसका विलोम ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है ख्यात का प्रख्यात, क्या ये सही है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, कदाचार का दुराचार, खंडन का मंडन, और विज्ञ का अभिज्ञ। अब देखिए इन प्रश्नों में ना हमें सभी एक नजर में देखते लगता है कि शायद सारे ही ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, 1 मिनट 2 मतलब सोचिए, उसके बाद ही उत्तर पे टिक कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कई बार आते हुए हम बाद में हमें अफसोस होता है कि क्यों हमने इसको ठीक से नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि एक नजर में पढ़ते ही सब एक दूसरे के विलोम ही नजर आते हैं। देखिए ख्यात, इसका अगर यदि हम उत्तर की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, खंडन का क्या होगा, मंडन। ख्यात का क्या होगा, प्रख्यात होगा क्या, ये तो एक जैसे ही शब्द हो गए ना। ख्यात का होगा कुख्यात, एक तो बहुत ख्याति प्राप्त है, एक जैसे ख्याति प्राप्त नहीं है या जो बदनाम है, इस संदर्भ में देखें तो कुख्यात होगा, ना कि प्रख्यात होगा। कदाचार का दुराचार होगा क्या, देखिए दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो कदाचार और दुराचार एक जैसे ही शब्द हैं। कदाचार का क्या होगा, सदाचार। और विज्ञ और अभिज्ञ नहीं, ये भी एक जैसे हैं, विज्ञ का होगा अज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ। ये हम पहले भी एक जो किसी टेस्ट में ये शब्द आ चुका है, अज्ञ विज्ञ, हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है, खंडन मंडन। चलिए अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा। अथ का विलोम पूछा गया है, ऑप्शन ए है अंत, अर्थ, इति या अघ। तो इसका सही उत्तर होगा इति। अथ का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ होना, शुरुआत होना, और इति का अर्थ क्या होता है, अंत। ठीक है, आरंभ का अंत होगा, और अथ का क्या होगा, इति। अथश्री और इतिश्री, ये भी आपके आ सकता है शब्द। अथश्री का विलोम क्या होगा, इतिश्री होगा, या इतिश्री का विलोम क्या होगा, अथश्री। तो अथ और इसका क्या होगा, इति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए यहाँ सब कुशल पूर्वक हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यहाँ
सब सकुशल पूर्वक हैं या बलात्कारी को मृत्यु दंड की सजा मिली। पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध तो ऑप्शन ए है। ठीक है, यहाँ सब कुशल पूर्वक हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, कोई इसमें गलती नहीं है। देखिए अगला वाक्य है कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब दोनों ही शब्द आ गए हैं, दर्शनीय भी आ गया है और देखने योग्य भी आ गया। ये दोनों तो समानार्थी हैं, ये परस्पर समानार्थी हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। यदि सही वाक्य होता तो वो क्या होता, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं या कश्मीर में अनेक स्थल देखने योग्य हैं। ये दोनों शब्द एक जगह नहीं काम में आएंगे, इसलिए ये गलत है। अगला है यहाँ सब सकुशल पूर्वक है, नहीं सकुशल पूर्वक नहीं, कुशल पूर्वक, जैसा कि यहाँ भी देखा है हमने, जो सही है उसमें देखा है हमने। तो यहाँ सब सकुशल पूर्वक है, ये भी गलत हो जाता है। अगला जो वाक्य है वो है बलात्कारी को मृत्यु दंड की सजा मिली। अब देखिए मृत्यु दंड तो अपने आप में दंड है ना, अपने आप में दंड है ये, तो सजा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। और यदि हमें सजा लिखना है तो हमें दंड लिखने की जरूरत नहीं थी। तो सही वाक्य क्या होता, बलात्कारी को मृत्यु दंड मिला या बलात्कारी को मृत्यु की सजा मिली। ठीक है, ये होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए सही है, यहाँ सब कुशल पूर्वक हैं। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षक, बड़ा, बृहस्पति और भारी अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है। मतलब आपको देखना है कि शिक्षक, बड़ा, भारी और बृहस्पति जो शब्द हैं, ये चारों ही शब्द यहाँ ऑप्शन में दिए गए कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द समानार्थी शब्द हैं। अरुण, ऋषि, गुरु या दीर्घ। तो बहुत सिंपल प्रश्न था, सभी का ठीक हुआ होगा। उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु। ठीक है, गुरु शिक्षक या बड़ा भी होता है गुरु के लिए, गुरुत्तर बोलते हैं ना जो बड़ा है, भारी होता है और बृहस्पति भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं अतिशोति, पारितोषक, जलूस या आप्लावित। शुद्ध शब्द पूछा गया है, शुद्ध शब्द है इनमें से आप्लावित। आप्लावित का अर्थ क्या होता है, जो डूबा हुआ हो। ठीक है, तो आप्लावित हो गया ये। अतिशोति नहीं होता है, अतिशोक्ति होता है, अतिशोक्ति। फिर है पारितोषक, पारितोषक नहीं होता, पारितोषिक होता है। पारितोषक नहीं होता, पारितोषित। ठीक है, तोषक नहीं होता है। और अगला है जलूस, जलूस नहीं होता है, जुलूस होता है, जुलूस। ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द हैं। और आप्लावित तो पहले से ही शुद्ध लिखा है, आप्लावित का अर्थ होता है डूबा हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी तरह का दायित्व नहीं वाक्य की सही कहावत है। अच्छा, आपको अर्थ भावार्थ दिया गया है और आपको कहावत पहचाननी है, कौन सा मैच करता है इस अर्थ से। अधजल गगरी छलकत जाए, आगे नाथ न पीछे पगहा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता या आधा तीतर आधा बटेर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब जिस पर कोई दायित्व ही नहीं है। इसका हम वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जैसे कल मेरी सहेली की शादी में, कल मेरी सहेली की शादी थी और हम सभी रात्रि को अपने अपने घर चले गए, लेकिन स्वाति वहीं रुकी रही सुबह तक, क्योंकि उसे क्या काम है, उसके तो ना आगे घर, सॉरी ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब उस पर कोई दायित्व नहीं है, वो अकेली रहती है, तो वो रुक सकती थी वहां पे, इसलिए यहाँ पे किसी तरह का दायित्व नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आन के धन पर विक्रम राजा मुहावरे का अर्थ है दूसरे की संपत्ति हड़पना, पराई संपत्ति पाने पर ऐठना, किसी तरह का दायित्व नहीं लेना या दुगना फायदा उठाना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराई संपत्ति पाने पर ऐठना, मतलब आन के धन पर विक्रम राजा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में
एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। ठीक है, आपको सही नहीं पहचानना, ध्यान देना है यहाँ पे। विशिष्ट है, असाधारण है, अपवादात्मक है या स्वीकारात्मक है। तो देखिए, एक्सेप्शनल का अर्थ विशिष्ट भी बोल सकते हैं हम, असाधारण भी बोल सकते हैं, अपवादात्मक भी बोल सकते हैं, लेकिन स्वीकारात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द स्वीकारात्मक नहीं है, नहीं पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 72। तो ठीक है, चलिए आप यही, हमारा हिंदी का जो सेक्शन है वो यहाँ पे अभी समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आपके रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की। ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। अब बस युद्ध की जो दिन है वो बहुत ही नजदीक है। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।